everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, now in this video we are going to do full questions of cash flow statement. अब इस वीडियो में हम सारी तरह की एक्टिविटीज़ को एक ही स्टेटमेंट में बना के देखेंगे कि फुल कैश फ्लो कैसे बनती है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फर्स्ट द बैलेंस शीट इज़ गिवन टू यू. हमें 2005 की डिटेल्स गिवन है एंड 2006 की डिटेल्स गिवन है. उसके बाद आपको ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000. तो ये मशीन की इंफॉर्मेशन गिवन है कि भी जो मशीन जिसकी कॉस्ट 30,000 थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मतलब कंपनी साथ साथ नहीं माइनस कर रही, एक्यूमुलेट हो रही है 9,000. ठीक है, उसको उन्होंने बेच दिया 15 में. दैट मीन्स अगर उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड 9,000 है तो उस मशीन की अब आके रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी? 30,000 माइनस 9,000 दैट इज़ 21,000. 21,000 वाली मशीन को उन्होंने बेच दिया 15,000 में. तो उसके ऊपर हमें कितना लॉस हो गया? 6,000. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन गिवन है. उसके 31 दिसंबर 2005 का भी बैलेंस गिवन है एंड 31 दिसंबर 2006. दैट मीन्स दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस. जो पिछले साल का क्लोजिंग होएगा वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा. ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का आपको क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस गिवन है एंड दिस वन इज़ द ओपनिंग बैलेंस. 75,000 है आपका ओपनिंग एंड 1,20,000 है आपका क्लोजिंग बैलेंस. नेट प्रॉफिट बताए हुए हैं पूरे साल के, दैट इज़ 1,35,000. अब यहाँ से ये बैलेंस शीट को हमने साथ में लेके क्रिएट करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो बहुत अच्छे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में. लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब सबसे पहले हम कैश फ्लो में फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,35,000 जिसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. तो क्वेश्चन में आपको अब डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन सीधी सीधी नहीं गिवन. हम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में P&L में कौन सी ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन? जो करंट ईयर की होती है, जो आपको गिवन नहीं है. तो ये हमने फाइंड आउट करनी है. बाकी ये मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया कि जब उन्होंने मशीन सेल की तो उन्हें लॉस हुआ. अब लॉस क्या है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम. तो वो जो 6,000 है हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम मान के ऐड कर देंगे. उसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई भी नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम गिवन नहीं है. आपको एक बार फिर फॉर्मेट रिवाइज करना पड़ेगा. अच्छे से देखिए फॉर्मेट को. कोई अभी हमें प्रोविज़न नहीं गिवन, तो बाकी उन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाएगा. चलो अब हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आगे देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन है. जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही होता है और मैं ऑलरेडी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखा चुकी हुई हूँ. तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो भी ओपनिंग बैलेंस गिवन होएगा, प्रोविज़न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है दैट इज़ 75,000 और फिर प्रोविज़न का हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,20,000. जैसे मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट दिया था सेम वही बनाना है. तो जो हमने एसेट बेची है उसके सोल्ड पार्ट की जो डेप्रिसिएशन होएगी वो हमने यहाँ पे डाल देनी है. वो हमें गिवन है 9,000. तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने वाली डेप्रिसिएशन. दिस इज़ डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर एंड दिस कम्स आउट टू बी 54,000. ये जो डेप्रिसिएशन है इसे हम नॉन कैश आइटम मान के अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे. तो यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिना करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को कंसीडर किए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 1,95,000, जिसमें अब हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस करनी है.
कैश को छोड़ के, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के, जो भी हमें करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है उनका इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखेंगे एंड इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स ऐड कर देंगे, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी ऐड कर देंगे, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। कंपेयर करना पड़ेगा आपको दोनों ईयर्स को, और जो भी आएगा नेट फिगर उनको इसमें से एडजस्ट किया। सो दिस कम्स आउट टू बी नेट कैश फ्लो जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आपकी करने के बाद 60,000 नेगेटिव है, 42,000 पॉजिटिव है, तो 18,000 नेगेटिव आ जाएगा। 1,95,000 में से माइनस करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 1,77,000। हमें टैक्स पेड कोई भी गिवन नहीं है, अगर टैक्स पेड गिवन होता तो वो हमने यहाँ पे माइनस करना था। तो ये आ गया नेट कैश जनरेटेड, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, तो ये पैसा जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इसके बाद अब हमने करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो अगेन अब आपको क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले हमें चेक करो फिक्स्ड एसेट्स, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स देखनी होती हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स आप चेक कीजिए। आपको एक तो गिवन है मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड के रिगार्डिंग कोई भी नीचे एडजस्टमेंट नहीं है। पहले लैंड थी 120, अब हो गई है 1,50,000, तो 30,000 से इंक्रीज़ हुई है। सो ये क्या है, परचेज ऑफ लैंड, 30,000 का आउटफ्लो हुआ। बिल्डिंग की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहले थी 1,05,000, अब है 1,80,000, तो दैट मीन्स आपने 75,000 से बिल्डिंग भी परचेज़ की, बढ़ गई ना, परचेज़ की, आउटफ्लो हुआ। और अब रह गया मशीनरी। मशीनरी की एडजस्टमेंट्स नीचे हैं, सेल का पॉइंट है, डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, तो उसके लिए अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ताकि देख लें, चेक कर लें कि इसकी कोई परचेज़ तो नहीं हुई। अब इसमें हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2,40,000, डेप्रिसिएशन उस पर करंट ईयर की डालेंगे 54,000, सेल की जो हमने, तो सेल का अमाउंट है 15,000, फिर सेल करने पे लॉस हो गया 6,000। और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन को हमने मशीनरी अकाउंट में अलग से शो नहीं करना होता। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,65,000। अब मैं दोनों साइडों को टैली करती हूँ, तो मेरा इस साइड का टोटल भी 2,40,000 ही आ जाता है, और इधर का टोटल तो ऑलरेडी 240 है। दैट मीन्स कहीं भी कोई भी बैलेंस नहीं बचता। अगर आपका बैलेंस इस साइड पे आता तो आप उसको क्या मानते कि भी कुछ परचेज हुई है, कुछ आउटफ्लो हुआ है। तो दिस वे वी कैन से देयर इज़ नो परचेज ऑफ मशीनरी, तो कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। हाँ, सेल को आप इनफ्लो में ज़रूर शो करोगे। सो दिस वे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी हम शो करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद अब हमने डालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए लेट्स चेक द स्टेटमेंट अगेन। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको प्रॉफिट गिवन थे 1,35,000, लेकिन ये प्रॉफिट आप चेक करिए कि P&L में, बैलेंस शीट में अलग से कहीं भी गिवन नहीं है। तो अब आप समझ जाओ, ये जस्ट लाइक एक सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है, तो जो भी प्रॉफिट हैं वो कैपिटल में ऐड हो रहे हैं। तो अब जितनी भी कैपिटल में इंक्रीज़ आ रही है, जैसे 3,75,000 से 4,59,000 तक हो गई, तो ये शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब ये सारी प्रोसीड्स ऑफ कैपिटल नहीं है, इनके प्रॉफिट बीच में ऐड हुए हैं। जैसे अगर आपका पहले कैपिटल थी 3,75,000, इसमें आप ऐड करो कि उनको प्रॉफिट हो गया। आपको इतना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने +1 में पढ़ा ही होता है कि भी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होते हैं और ड्राइंग माइनस होती है। तो इसमें प्रॉफिट ऐड हुए तो कैपिटल होनी चाहिए थी 3,75,000 में 1,35,000 ऐड करो तो क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए थी 5,10,000, लेकिन आपको जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो 4,59,000 गिवन है। तो बाकी का 51,000 कहाँ गया? ये ड्राइंग हो गई। ये चीज़ें हमने +1 में सीखी होती हैं कि भी सोल प्रोप्राइटर के केस में
कैपिटल कैसे होती है, जो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, जैसे यहाँ पे ओपनिंग है 3,75,000, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होंगे एंड ड्राइंग्स जो होती हैं माइनस होती हैं, तभी क्लोजिंग निकलती है। तो ड्राइंग्स हमने अब निकालनी है, तो क्लोजिंग आपकी आई है 4,59,000। तो मैंने कॉस्ट शीट में जैसे आपको समझाया था कि कोई भी मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन रिवर्स करने होते हैं। 459 में नेट प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, कैपिटल माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 51,000। तो उल्टा कैपिटल आने की बजाय आउटफ्लो हुआ है कैपिटल का। और देखिए लोन लिया फ्रेंड से 75,000 का पहले था लोन, लेकिन अब वो लोन ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स आपने ये 75,000 पे कर दिए, आउटफ्लो हो गया। लोन फ्रॉम बैंक 1,20,000 था, 150 हो गया। दैट मीन्स आपने 30,000 का और लोन ले लिया है। तो लोन फ्रॉम बैंक इनफ्लो है, लोन टू फ्रेंड जो आपने वापस किया आउटफ्लो हुआ, जो ड्राइंग की वो आउटफ्लो हुआ। तो यहाँ से नेगेटिव फिगर आ जाएगी 96,000 की। तो दिस इज़ द नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आपने जितनी भी ऑपरेटिंग के आए, जो आपको इन्वेस्टिंग के आए, जो आपको फाइनेंसिंग के आए, इन सबको ऐड लेस कर लेना। माइनस माइनस वाली चीज़ें और प्लस वाली ये सारी कुछ ऐड लेस कर करके ये आपका, अगर तो नेगेटिव में है आप इसे नेट डिक्रीज बोलोगे, अगर पॉजिटिव में है तो इसे नेट इंक्रीज बोलोगे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या भी बैंक ऐड कर देना है। और ऑटोमेटिकली ये आपका जो बैलेंस आएगा वो गिवन जो बैलेंस होएगा क्लोजिंग आपको कैश या बैंक का उसके साथ टैली करेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन टैली हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक से किया है कि नहीं किया, कोई एरर तो नहीं। अगर ये टैली नहीं हो रहा तो डेफिनेटली देयर इज़ सम मिस्टेक। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई भी हो जाएगी। सो इन दिस वे क्वेश्चन में बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, एसेट के भी, डेप्रिसिएशन का भी था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैपिटल का पॉइंट बहुत अच्छा था। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ये आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये सारी बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स मतलब कंपनी का केस है, शेयर कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो आपको बैलेंस शीट में गिवन थे 3,08,000। ये हैं क्लोजिंग, जो नए होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं। 2012 के पुराने मतलब ये ओपनिंग मानोगे 1,82,000। तो ये बने कैसे हैं, ये नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन है कि यही P&L के बैलेंस से बने। P&L का बैलेंस ही है सरप्लस, जो रिजर्व एंड सरप्लस में गया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कोई मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू, मतलब आपको पहले ही डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू बताई हुई है 42,000 की थी, जो हमने 56,000 में सेल कर दी। तो 42 वाली चीज़ को 56 में सेल करोगे, हमने रिटर्न डाउन वैल्यू को, बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है सेल वैल्यू के साथ। तो 14,000 का प्रॉफिट हुआ। डेप्रिसिएशन जो थी दैट वाज 28,000। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस ले लेंगे सरप्लस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 1,26,000। उसके बाद इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दी। सेल ऑफ मशीन पे हमें प्रॉफिट हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हमने माइनस करना है। तो ये सारा एडलेस करके ये 1,40,000 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें अब हमने एडजस्टमेंट करनी है वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड कर देंगे एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड कर दोगे एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप माइनस कर दोगे। ये करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश को, बैंक ओवरड्राफ्ट को एंड कैश क्रेडिट को, अगेन आई एम रिपीटिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये करंट एसेट में, और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इन चार चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का आपने ऐसे
इंक्रीज डिक्रीज चेक करना होता है। तो दिस कम्स आउट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, टैक्स पेड गिवन नहीं है। अब हमने करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। आपने सेल किया, 56,000 का इनफ्लो हुआ। अब हमें क्वेश्चन में फिक्स एसेट गिवन थी, हम फिक्स एसेट अकाउंट बना के चेक करेंगे कि कोई परचेज तो नहीं हुई। सो लेट्स मेक द अकाउंट। अब सबसे पहले हम फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे। ब्रॉड डाउन आपको गिवन है 2,80,000, डेप्रिसिएशन डाल देंगे 28,000 की। जब हमने सेल किया, सेल कर की हमने 56,000 की, और सेल करने पे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम इस साइड पे लिखेंगे। सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन हमें अलग से गिवन नहीं है, तो इट विल बी कंसीडर्ड कि भी इसी में ही इंक्लूडेड है जो हमें ये डेप्रिसिएशन गिवन है। कैरी डाउन आपको गिवन है 3,92,000। तो जब मैंने दोनों साइडों को टैली करने की कोशिश की, तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर इधर आई 1,82,000, दिस कम्स आउट द परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इससे हमारा हुआ आउटफ्लो, जिसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। So here purchase of fixed asset will be shown and this comes out net cash flow from investing activities. उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आपको कैपिटल में आप देखोगे कि 70,000 का फ़र्क आया है। बड़ी है हमारी कैपिटल इस बार 70,000 से एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो दैट मीन्स न्यू कैपिटल इशू हुई, उससे इनफ्लो हुआ 70,000, और कोई भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम नहीं गिवन। अब हमने जो ऑपरेटिंग का आया, जो आया इन्वेस्टिंग का और जो आया फाइनेंसिंग का, इन तीनों को एडलेस करके हमारे पास पॉजिटिव 14,000 आया। इट विल बी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑटोमेटिकली ये टैली हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये टैली नहीं होता तो दैट मीन्स देयर इज़ सम एरर इन द क्वेश्चन। आपने कुछ कोई ना कोई गलती की है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So next question is, from the following balance sheet of Mr. Dinesh prepare cash flow statement। आपको बैलेंस शीट गिवन है, अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कोई भी ड्राइंग नहीं हुई, कोई नई कैपिटल नहीं आई, कोई परचेज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी नहीं हुई। अब आप एक चीज़ और नोट करिए कि जब हमने शुरू करना होता है क्वेश्चन को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम P&L के बैलेंस से करते हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस भी गिवन नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो द न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो अगेन कैपिटल गिवन है, शेयर कैपिटल नहीं है। मिस्टर दिनेश की कैपिटल बैलेंस शीट है, सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जो कैपिटल में चेंजेस आई हैं उसमें प्रॉफिट लॉस सब कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब आप देखो 2013 में उसकी कैपिटल थी 70 और 14 में उसकी होगी 58। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि ड्राइंग तो हुई ही नहीं है, तो दैट मीन्स उसकी कैपिटल कैसे कम हुई। साल के दौरान पूरे ईयर में आपको 70,000 में से 58 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 12,000 आपकी कैपिटल कम हुई है, दैट मीन्स 12,000 से आपको लॉस हुआ है। तो इस लॉस से ही हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का काम शुरू करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट लॉस आया है आपका 12,000, जिसमें अब हमने ऐड करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये देखो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग पहले 60,000 की थी, अब 54 की हो गई। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग की कोई सेल वगैरह नहीं हुई, कोई परचेज नहीं हुई, तो बैलेंस कम हुआ किसके कारण? डेप्रिसिएशन के कारण। तो ये 6,000 डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी में भी वैल्यू 20,000 से 15,000 होगी, तो 5,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, और बाकी ये चीज़ें हमारी करंट एसेट्स हैं। तो ये हमने डेप्रिसिएशन डाल दी बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ से और कोई क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम नहीं है, तो यहाँ से आपकी आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें अब हम एडजस्ट करेंगे करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। स्टॉक में देखो जैसे 1,000 से 1,200 हो गया, 2,000 का इंक्रीज़ हुआ है। डेटर 7,000 से 4,500 हो गए, तो 2,500 का डिक्रीज़ हुआ है। उसी तरह आपके पास अब बिल्स रिसीवेबल थे 6,000 से 4,500 तक हो गए, तो ये भी आपके पास क्या हुआ है 15,000 का 1,500 का
BRB रिड्यूस किए हैं। बाकी एक चीज़ और देखिए कि आपको क्वेश्चन में कैश, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, कैश इधर लिख दिया, तो यहाँ पे करंट एसेट है कैश, उसका ओपनिंग बैलेंस है 1000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 800। इसको अभी हमने करंट एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज इसकी फाइंड आउट नहीं करनी होती। फिर करंट लायबिलिटीज़, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर हैं, इनका भी आपने डिफरेंस निकाल लेना है। सो दिस वे हमने इनका इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आगे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई सेल परचेज नहीं हुई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए हमने कैपिटल की चेंज देखी है, 70 से जो 58 हुआ है लॉस के कारण हुआ है, बाकी और कोई लोन नहीं है, कोई रीपेमेंट नहीं हुई, तो कोई इन्वेस्टिंग नहीं, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग का ही बैलेंस है वही आ जाएगा, वो नेगेटिव बैलेंस ही आ जाएगा 200। दिस विल बी नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1000 को हम ऐड करेंगे, 800 हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो गिवन बैलेंस से मैच कर रहा है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ये आपको 31 मार्च 2016 की गिवन है, इधर 15 के बैलेंस हैं और इधर 16 के। सो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, ये वाले आपके क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे। पहले आपको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स बताए हुए हैं, देखिए 1,25,000 से 1,53,000 आपकी कैपिटल हो गई। रिजर्व्स पहले 1 लाख थे, अब 1,20,000 के हो गए। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बोरिंग्स पहले 65,000 की थी जो 50,000 की रह गई। करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर ये नीचे बताया हुआ है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में गिवन है वो कैसे बने हैं, P&L के बैलेंस से। तो इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, दिस इज़ 20,000, ये पहले 1 लाख से 1,20,000 हुआ तो 20,000 के प्रॉफिट हुए। इस प्रॉफिट से हम अपना शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर ये बताया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में देखो आपको बोरिंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 65 की थी अब 50 की होगी, तो ये उसका ब्रेकअप बताया हुआ है कि ये बोरिंग कैसे बनी, कि पहले बैंक लोन 40 का था फिर 50 का हो गया, दैट मीन्स 10,000 का लोन हमने और ले लिया। ये इनफ्लो हम डालेंगे बैंक लोन का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, हमारे पास फाइनेंस आया है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले हमने 25,000 का लोन लिया हुआ था लेकिन अब वो लोन स्टैंड नहीं करता, दैट मीन्स हमने वो लोन वापस कर दिया, रीपे कर दिया। ये आउटफ्लो शो करेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, इसको भी आप याद रखना। 10,000 का यहाँ पे इनफ्लो एंड 25,000 का यहाँ पे आउटफ्लो। फिर टेंजिबल एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैसे बनी हुई हैं, जैसे क्वेश्चन में तो आपको ऊपर सीधा इतना ही बता दिया कि टेंजिबल एसेट्स 1,80,000 हो गई, लेकिन वो उसका ब्रेकअप समझाया हुआ है कि कैसे इसमें मशीन कितने की थी, ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, लैंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिल्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इनका भी इंक्रीज डिक्रीज हम निकाल लेंगे। तो देखो आपको क्वेश्चन में नीचे इन्फॉर्मेशन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि डिविडेंड पे किया है 15,000, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है और इसे हमने फाइनेंसिंग में भी डालना है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल काम करना है। 20,000 की जो मशीनरी थी उसको आपने सेल कर दिया बुक वैल्यू पे, तो जो मशीन आपने बुक वैल्यू पे सेल की, अब इसका भी हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एंड ऑपरेटिंग में इसके प्रॉफिट लॉस का भी एडजस्टमेंट करना है। तो मशीन पहले 80 की थी अब 55 की रह गई, लैंड 40 की थी 50 की हो गई। लैंड में देखो 40,000 की 50 की होगी, दैट मीन्स 10,000 आपने और परचेज़ की। बिल्डिंग 35 से 60 हो गई, दैट मीन्स आपने 25,000 की बिल्डिंग और परचेज़ की। जहाँ परचेज़ करोगे वहाँ आउटफ्लो होएगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने P&L का इंक्रीज़ लिया 20,000, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड करेंगे जैसे कि डिविडेंड, डेप्रिसिएशन आपको देखनी पड़ेगी और गुडविल की इंफॉर्मेशन भी है। आओ मैं क्वेश्चन में आपको ये टिक करवा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको इनटेंजिबल एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, हेयर ओनली। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल पहले 1 लाख की थी अब 80,000 की रह गई। सो ये जो इनटेंजिबल एसेट्स में चेंज आई है, दैट मीन्स 1,80,000 रह गई, वो 20,000 की कम हो गई, दैट मीन्स आपने गुडविल को राइट ऑफ किया है।
सॉरी, मैंने पहले ये अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स के लिए, टेंजिबल एसेट्स के लिए बोल दिया था, इट वाज फॉर इंटेंजिबल एसेट। ये है टेंजिबल का और ये है इंटेंजिबल का। तो 20,000 से आपने गुडविल राइट ऑफ की है। जो राइट ऑफ किया है डेप्रिसिएशन ही है एक तरह से, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर आपने डाली, अमोर्टाइजेशन उनकी की है। तो ये P&L अकाउंट में हम माइनस कर चुके हैं, इसे ऐड बैक कर देंगे नॉन कैश आइटम मानते हुए। उसी तरह अब देखो नीचे आपको ब्रेकअप में बताया हुआ था कि मशीनरी थी 80 की जिसकी वैल्यू अभी रहेगी 55, और 20,000 की मशीनरी हम सेल भी कर चुके हैं। तो 80,000 में से 20,000 की मशीनरी की बाकी हमारे पास रहेगी थी 60 की, 60 वाली की वैल्यू रहेगी है 55,000। तो दैट मीन्स 5,000 हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखिए, 80,000 की टोटल मशीन थी जिसमें से 20,000 की जिसकी वर्थ थी हमने उसको सेल कर दिया, तो बाकी बचे 60,000। 60,000 में जो थी अब वैल्यू रह गई है 55, तो दैट मीन्स 5,000 जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, डेप्रिसिएशन पड़ी है। और बाकी और देखिए कि भी जो आपने जिसकी वैल्यू ही 20 थी उसको उसी ही वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे ही सेल कर दिया। दैट मीन्स ना सेल पे प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ, तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग आइटम में इसका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं डालेंगे। तो जो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का ट्रीटमेंट करके हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें हम करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड लेस करेंगे इनका डिफरेंस देख के। ये ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन करंट एसेट्स की भी गिवन है क्वेश्चन में एंड करंट लाइबिलिटीज़ की भी गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आपने नहीं देखना, आपने देखना है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल को। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मशीन को सेल किया, 20,000 का इनफ्लो हुआ, लैंड बाय की 10,000 का आउटफ्लो हुआ, बिल्डिंग बाय की 25,000 का आउटफ्लो हुआ। अल्टीमेटली नेट कैश आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ हो गया, नेगेटिव में आया 15,000। उसके बाद हमने निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैपिटल देखेंगे, अब चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले कैपिटल थी 1,25,000, अब हो गई है 1,53,000, तो 28,000 की नई कैपिटल इशू हुई। तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल से 28,000 की कैपिटल आई। फिर लोन लिया था आपने 10,000 का और लोन रीपे किया था एक 25,000 का, ये मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में समझा चुकी हुई हूँ। फिर डिविडेंड पे किया आपने 15,000 का। तो ये सारा आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेट इंक्रीज इन सबको हम अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके इनका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। दिस कम्स आउट 37,000, जिसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारे गिवन बैलेंस से आप ये चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन में हमारे टैली भी कर रहा है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। सो गाइज दिस वाज होल फॉर द डे। अब मैंने अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए, हर एक्टिविटी के अलग अलग भी, और ये कंबाइंड भी आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा दिए। और आई थिंक सो कि भी अब इन क्वेश्चंस की अगर आप बाय हैंड प्रैक्टिस करोगे तो इतने ज़्यादा डाउट्स आने नहीं चाहिए। बाकी आप करिए, कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो please like, share and subscribe my channel. Thank you.